साहबजादा का केस हैंडल करते हुए मेरा कॉन्फिडेंस देखकर किसी के लिए भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है कि मेरे पीठ पीछे चल रहे साहबजादा और मिश्रा जी की चाल आने वाले वक्त में मुझे इतना कमजोर बना देगी। पर मेरे बच्चे मेरी जितनी बड़ी कमजोरी है उससे कई बड़ी ताकत, और मैं वो पुरानी गुनगुन नहीं जो लड़ना नहीं जानती। तो कैसे मैं अपने बच्चों को अपने अतीत के अंधेरे से बचाऊंगी, ये जानने के लिए देखते रहिए पॉकेट FM। घड़ी में रात के 9:30 बज रहे थे और साहबजादा के ऑफिस से सबके जाने के बाद साहब बेचैनी में अपने केबिन में इधर उधर मिश्रा जी के इंतजार में चक्कर लगा रहे थे। और तभी कुछ ही देर में साहब के केबिन का दरवाजा खुला और तिवारी जी अंदर आए। तिवारी जी, कितनी देर लगा दी आपने, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे साहब 5 मिनट ही तो देर हुई है। अच्छा ये सब छोड़िए और बताइए क्या पता चला। मैंने पता लगा लिया है, वो दोनों बच्चे गुनगुन के साथ ही रहते हैं। गुनगुन के साथ रहते? इसका मतलब वो मेरे ही बच्चे? इस सवाल का सही जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा साहब। हाँ, पर अगर कोई सही जवाब जानता है तो वो सिर्फ एक इंसान है। आप सही कह रहे हैं तिवारी जी, सिर्फ गुनगुन ही मुझे इस बात की सच्चाई बता सकती है। एक काम कीजिए, आप मुझे गुनगुन के घर का एड्रेस मैसेज कीजिए, मैं खुद जाकर गुनगुन से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तिवारी जी ने हामी में अपना सर हिलाया और साहब को गुनगुन का एड्रेस SMS किया। थैंक यू तिवारी जी। साहबजादा, मुझे उम्मीद है कि गुनगुन का जवाब वही होगा जिसकी आपको उम्मीद है और जो आपको खुशी दे। चलता हूँ। मैं नहीं जानती थी कि तिवारी जी की दी ये न्यूज़ सुनकर साहबजादा के मन में एक नई उम्मीद जाग उठेगी। मेरे बच्चों के पिता होने की सिर्फ छोटी सी उम्मीद ने उनके दिल को खुशियों और नम्रता से भर दिया था, पर साथ ही साथ उन्हें एक चिंता भी सता रही है जो इस खुशी को एक झटके में नफरत में बदल सकती है। साहब मेरे किसी भी जवाब के लिए तैयार तो नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए सच जानना जरूरी है और वो ये सच जानने के लिए वो और इंतजार नहीं करना चाहते। इसलिए साहबजादा ने अपने ड्राइवर को कॉल कर ऑफिस के गेट पर बुला लिया और मेरे घर आने का मन बना लिया। आज मैं ड्राइव करूंगा, तुम पीछे बैठो। ड्राइवर बिना कुछ बोले साहब को गाड़ी की चाबी देता है और कार की बैक सीट पर बैठ जाता है और साहबजादा गाड़ी मेरे घर की तरफ तेज स्पीड में दौड़ाना शुरू करते हैं। साहबजादा मेरे घर के सामने गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी से उतरकर मेरे फ्रंट गेट की घंटी बजाना शुरू करते हैं। पर 1 घंटे के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता तो गुस्से में जोर जोर से दोबारा घंटी बजाना शुरू करते हैं और तभी उन्हें दरवाजे की दूसरी ओर से मेरी आवाज आती है, अरे प्रगति, 2 मिनट, आ रही हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और साहबजादा को सामने देखा तो मुझे मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। साहबजादा की आंखों में गुस्सा मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि तभी साहबजादा के कदम धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे और मेरे कदम धीरे धीरे पीछे होने लगे। पर तभी अचानक अप्पू और डप्पू अपने कमरे से बाहर आए और बोले, मम्मा कहानी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही। जैसे ही साहबजादा ने अप्पू और डप्पू को देखा, उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई ही थी कि तभी डप्पू एक्साइटमेंट में आकर साहबजादा के पैरों से लिपट गई। साहबजादा ने डप्पू को अपने गोद में लिया और डप्पू ने साहब से सवाल किया, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों से मिलने का दिल कर रहा था तो बस चला आया। पर आपको कैसे पता चला हम यहाँ रहते हैं? बस वैसे ही जैसे आपको मेरे ऑफिस का पता चला था। साहबजादा ने अपने ड्राइवर को इशारा कर अंदर बुलाया और उससे कहा, ड्राइवर, दोनों बच्चों को थोड़ा बाहर घुमा कर लाओ और इन रास्ते में जो भी चाहिए होगा दिला देना। जाओ बच्चों, आप ड्राइवर अंकल के साथ थोड़ा घूम कर आओ। मम्मा के साथ घूमने जाना है। बेटा, मुझे आपकी मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। ड्राइवर अंकल आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। अप्पू और डप्पू साहबजादा की बात सुनकर मेरी तरफ परमिशन लेने को मेरी ओर देखते हैं। आप लोग अभी ड्राइवर अंकल के साथ जाओ और मम्मा कल आप दोनों को आइसक्रीम खिलाने ले चलेगी। ओके मम्मा, बाय। अप्पू डप्पू ड्राइवर के साथ सैर पर निकल जाते हैं कि तभी साहबजादा मुझसे वो सवाल करते हैं जिसका मुझे डर था। ये किसके बच्चे हैं? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती।
गुनगुन, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ। क्यों? आपका और मेरा रिश्ता 5 साल पहले खत्म हो चुका है और अब आपका मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं बनता। तो किसका हक बनता है? जिसके ये बच्चे हैं। सच बताओ, मेरे जाने के बाद तुम किसके साथ थी? किसके बच्चे हैं? मेरे या जिसके साथ 5 साल पहले भागी थी तुम? हाँ, ये उसी के बच्चे हैं जिसके साथ मैं भागी थी और इन पर आपका कोई हक नहीं है। तो जैसे आए थे वैसे ही चले जाइए। मेरी बात सुनकर साहबजादा के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला और वो धीरे धीरे मेरे घर से बाहर चले गए। साहब की आंखों में आंसू छलक आए थे। वो घर के बाहर वही रोड पर बिना कुछ बोले खड़े रहे कि तभी कुछ ही देर में सामने से उनका ड्राइवर भी अप्पू और डप्पू को लेकर वापस आ गया। अप्पू डप्पू हाथों में बलून लिए गाड़ी से उतरकर साहबजादा की ओर दौड़ लगाते हुए आए और साहबजादा से कहने लगे, अंकल, आज हमें बहुत मजा आया। थैंक यू अंकल। साहबजादा अपने ख्यालों के उलझन में बच्चों से बिना कुछ बोले गाड़ी की बैक सीट पर बैठकर ड्राइवर से बोलते हैं, गाड़ी को जुहू बीच की तरफ ले चलो। साहब की बात सुनकर ड्राइवर घड़ी की तरफ देखता है जिस पर रात के 12 बज रहे हैं, पर ड्राइवर बिना कुछ बोले जुहू बीच की ओर चल पड़ता है। साहब को अभी भी अपने कानों पर मेरी कही बातों का यकीन नहीं हो रहा था। जिस उम्मीद ने उन्हें एक नई खुशी, एक नया एहसास दिया था, वो सब एक पल में ही उनकी जिंदगी के खालीपन का सबूत बन गया था। आज साहबजादा को मुझ पर जितना गुस्सा आ रहा था, उतना ही मुझे हमेशा के लिए खो देने के गम का एहसास भी हो रहा है। पर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा अपने बच्चों के लिए कहा एक झूठ साहबजादा को इतना तोड़ सकता है। साहबजादा जुहू बीच के सामने अपनी कार के बाहर खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे। अपने कदमों को संभालते हुए साहब नशे में रो रो कर मेरा नाम पुकार रहे थे, जिससे मैं तो अनजान थी, लेकिन ड्राइवर ये सब देख रहा था। गुनगुन, गुनगुन, तुमने ऐसा क्यों किया? गुनगुन, कहाँ हो तुम? गुनगुन, वापस आ जाओ प्लीज, प्लीज। साहबजादा, काफी देर हो गई है, आपको घर चलना चाहिए। कौन सा घर? मुझे वहां नहीं जाना जहां मेरी गुनगुन नहीं है। सर चलिए सर, बहुत देर हो गई है, सब चिंता कर रहे होंगे। मेरी पत्नी को मेरी चिंता नहीं, गुनगुन को मेरी कोई चिंता नहीं। ड्राइवर ने साहब को गाड़ी में बैठाया और घर पहुंचकर नशे में धुत साहबजादा को उनके बेड पर लिटा दिया और खुद स्टाफ क्वार्टर में ही रात गुजार ली। वहीं इससे बेखबर साहब के जाने के बाद प्रगति आई और बच्चों के लिए घर ही रुक गई और मैं एक बार फिर टूट गई थी। साहब मेरी जिंदगी में फिर एक बार सैलाब लेकर आए थे और पूरी रात चांद को निहारते मैं साहब और अपने बच्चों के बारे में सोचती रही कि कैसे मैं अपने अतीत से अपने बच्चों को छिपा कर रखूं, कैसे अपने अतीत को खुद को कमजोर ना करने दूं। और इन्हीं ख्यालों में कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे मेरे जीने की वजह है, मुझे उनके लिए कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। पूरी रात आंख ना लगने पर सुबह मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना ही रही थी कि तभी किचन में प्रगति आई और उसने मेरी लाल और फूली हुई आंखें देखकर मुझसे कहा, क्या हुआ गुनगुन, तेरी तबीयत तो ठीक है? लगता है रात भर सोई नहीं तू। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है। मेरे इतना कहने पर प्रगति ने मेरे हाथों से चाकू लिया और मुझसे कहा, छोड़ इसे और अभी कमरे में जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ और आज नाश्ता भी मैं बनाऊंगी, तू जा अभी। प्रगति की बात सही थी तो मैं उसकी बात मानकर किचन से निकलकर अपने रूम में गई और बेड पर लेट गई। नींद अभी भी मेरे आंखों से दूर थी, पर कुछ ही देर में प्रगति मेरे लिए कॉफी लेकर आई और कप मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, ये ले, ये रही तेरी गरम गरम कॉफी। और अब मुझे बता, बात क्या है, क्यों इतनी परेशान है? प्रगति, यार मैं अप्पू और डप्पू को लेकर परेशान हूँ, कहीं कोई उन्हें मुझसे छीन ना ले। हाँ, अप्पू और दप्पू ने बताया मुझे कि कल रात साहब आए थे और जब मैं आई तुम काफी डरी हुई लग रही थी। क्या तुमने साहब को अप्पू और डप्पू के बारे में बता दिया? नहीं, कल मैंने झूठ बोलकर सच बाहर आने से रोक दिया था। झूठ? कैसा झूठ गुनगुन? मैंने साहब से झूठ कहा कि अप्पू और डप्पू उनके बच्चे नहीं बल्कि 5 साल पहले मैं जिसके साथ भागी थी उसके बच्चे हैं।
मेरी बात सुनकर जाहिर था कि प्रगति को शॉक लगेगा और इसलिए उसने मेरे कंधे को पकड़कर मुझसे कहा, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गुनगुन? तुम क्यों खुद को बिना मतलब बदनाम कर रही हो? उस वक्त मुझे डर के मारे कोई और रास्ता नजर ही नहीं आया। मैं अप्पू और डप्पू को साहब की परछाई से भी दूर रखना चाहती हूँ। तो फिर तुमने कुछ सोचा अब आगे क्या करना है? एक रास्ता है जिससे हम अप्पू और डप्पू को साहबजादा से दूर रख सकते हैं। ऐसा कौन सा रास्ता सोचा है तुमने गुनगुन? मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। अगर तुम बच्चों को वापस दिल्ली ले जाओ तो मैं भी जल्दी ही ये घर बेचकर वापस दिल्ली ही आ जाऊंगी और वहाँ से मैं अप्पू और डप्पू के साथ देश के बाहर शिफ्ट हो जाऊंगी। वो तो ठीक है गुनगुन, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि साहब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे? मुझे लगता है कि तुम्हें साहब से पहले अपने डर से लड़ना चाहिए। प्रगति और मैं बात ही कर रहे थे कि अप्पू और डप्पू मेरे कमरे में आए और बेड पर कूदते हुए मुझे और प्रगति को गले लगाकर बोले, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग प्रगति मौसी। गुड मॉर्निंग माय लिटिल चैम्प्स। तभी डप्पू ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को मेरे गालों पर रखकर कहा, सॉरी मम्मा, अब हम साहब अंकल से कभी नहीं मिलेंगे। तभी प्रगति को कुछ याद आया और उसने घड़ी की ओर देखकर मुझसे कहा, आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना? वो मैं बच्चों का स्कूल से एडमिशन कैंसिल करवा रही हूँ। अब दोनों होम ट्यूशन में ही पढ़ेंगे। लेकिन गुनगुन, बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है। इस एज में उनका अपनी एज के बच्चों से घुलना मिलना जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर दूसरे बच्चों से बात करने में कतराएंगे। इतना कहकर प्रगति ने बच्चों को फ्रेश होने के लिए बोला, अच्छा बच्चों, चलो जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए एक बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ये ओके। दोनों बच्चे फ्रेश होने के लिए अपने रूम की तरफ भागते हैं और प्रगति मेरा फोन उठाकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, ये लो, साहब को फोन लगाओ और उन्हें साफ साफ बच्चों से दूर रहने को कह दो। मैंने प्रगति से अपना फोन लेकर मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और साहबजादा का नंबर डायल किया। जैसे ही फोन रिंग हुआ मेरी धड़कनें भी तेज हो गई और कुछ ही देर में साहबजादा ने फोन उठाया। हेलो। बोलो गुनगुन, अब क्यों फोन किया है? मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब क्या रह गया है कहने को? कल जो कहा था वो काफी नहीं था? आप कल जिस तरह मेरे घर आए थे वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और अगर मैं दोबारा आया तो क्या कर लोगी तुम? फिर मुझे मजबूर होकर आप पर हैरेसमेंट का केस करना पड़ेगा। वाह, अपने पति पर हैरेसमेंट का केस करोगी और अपने 5 साल पहले के आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाओगी? मैं आपकी पत्नी हुआ करती थी और मैंने उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया था। मुझे कुछ भी कहने से पहले आप खुद को देख लीजिए, क्योंकि आप वो इंसान हैं जिसने अपनी पत्नी की बहन के साथ नाजायज संबंध रखा था। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। साहबजादा की बात ने मेरे दिल को बहुत दर्द पहुंचाया था और इसलिए मैं भी उन्हें उनकी सच्चाई से रूबरू कराना चाहती थी, पर मेरे अंदर डर मेरे बच्चों को लेकर था। मुझे साहबजादा पर भरोसा नहीं था कि जो उन्होंने कल रात किया था वो दोबारा नहीं करेंगे, पर अब इस डर से मुझे लड़ना ही होगा और अप्पू और डप्पू को उनकी परछाई से भी दूर रखना होगा। पर कैसे करूंगी मैं ये सब बिना किसी सहारे के? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और प्यार, यार और धोखा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।